हाँ, हो गया था। हेलो। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजिस्टर स्टार्ट किया था अपन ने। इनपुट जंक्शन कौन सी बाइसिंग? फॉरवर्ड। मैंने आप लोगों को बताया था ट्रांजिस्टर में रेजिस्टेंस का ट्रांसफर होता है इनपुट से आउटपुट पर। बालक, इधर देखो तुम, ये गेट लगा दो बेटा। अब अगर कोई बात करता दे रहा है, ये टॉपिक स्किप कर दूंगा मैं, ध्यान रखना। एनपीएन ट्रांजिस्टर हमने देखा, और इसमें ये जंक्शन जो इनपुट वाली होती है, ये हमारे पास फॉरवर्ड बायसिंग थी, मैंने आपको बताया था। और ये जंक्शन कौन सी बायसिंग थी? रिवर्स। रिवर्स बायस का मतलब पी को नेगेटिव और एन को पॉजिटिव। ये इमिटर, बेस और ये कलेक्टर, ये आपने बना लिया था ना डायग्राम। वेरी गुड। अब देखिए, एक हमारे पास थी पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है, और यहां भी आपके पास सिमिलर कुछ ऐसा ही था। ये फॉरवर्ड बायस था और ये रिवर्स बायस, क्योंकि आउटपुट रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस रखा जाता है। आउटपुट जंक्शन को हमने किया था रिवर्स बायस, ये रिवर्स कर दिया था। ये अरेंजमेंट हमने पढ़ लिया था। इसके आगे अब देखिए, बताइए हमारे पास एन में बच्चों मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन? इलेक्ट्रॉन। क्या ये इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल होंगे? अच्छा, कितने टर्मिनल होते हैं? 3। कौन कौन से? एमिटर, बेस, कलेक्टर। कितनी जंक्शन? 2। एक तो बेस और एमिटर के बीच में एक जंक्शन होती है, ये वाली, इस पीएन जंक्शन। इसको क्या नाम दिया था? बेस एमिटर। जितनी बार ये टर्म्स बोलोगे उतना आसान बनेगा आपका ट्रांजिस्टर, ये ध्यान रखना। कौन सी जंक्शन? बेस एमिटर। इस पी और एन के बीच में एक डिप्लीशन लेयर जंक्शन है, इसे बेस कलेक्टर जंक्शन। तो ट्रांजिस्टर में कितनी जंक्शन? नाम बताओ। बेस एमिटर, बेस कलेक्टर। और कितने टर्मिनल्स? 3। एमिटर, बेस, कलेक्टर। तो ट्रांजिस्टर इज ए 3 टर्मिनल 2 जंक्शन डिवाइस हमारे पास। अब देखिए, इनपुट करंट की डायरेक्शन की बात करते हैं। आप मुझे बताइए, यहां मेजोरिटी कौन? बच्चों बताइए, क्या ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल होकर एन से पी जाएंगे? अगर इलेक्ट्रॉन एन से पी तो करंट पी से है। पी से एन डायरेक्शन में हमारे पास करंट फ्लो होगी, इनपुट करंट। अच्छा बताइए, यहाँ मेजोरिटी कौन? होल्स। होल्स पॉजिटिव से रिपेल, रिपेल हो गए होल्स पी से एन। अच्छा, अगर होल पी से एन तो करंट भी। तो कोई सा भी ट्रांजिस्टर हो, इनपुट करंट की डायरेक्शन क्या होगी? पी से एन। पी से एन डायरेक्शन में हमारे पास करंट फ्लो होगा। अब देखिए, अब 2 जंक्शंस हमारे पास थी। एक तो थी बेस इमीटर जंक्शन, और एक हमारे पास है बेस कलेक्टर जंक्शन। बेस एमिटर और बेस कलेक्टर। आप बताइए, बेस एमिटर जंक्शन जो होती है, बेस और एमिटर के बीच में जो पीए जंक्शन है, कौन सी बायसिंग? फॉरवर्ड। और अभी बताया पी को पॉजिटिव और एन को नेगेटिव, कौन सी बायसिंग? ये फॉरवर्ड होती है। और बेस कलेक्टर रिवर्स, पी को नेगेटिव और एन को पॉजिटिव। ध्यान रखना, इनपुट जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड और आउटपुट रिवर्स। तो ये आपके पास रिवर्स बायस होती है। इस मोड को हमने नाम दिया है एक्टिव मोड में है ट्रांजिस्टर। कौन से मोड में? एक्टिव मोड। एक्टिव मोड में हमारे पास ट्रांजिस्टर, और एक्टिव मोड में ही वोल्टेज एम्पलीफिकेशन का काम करता है। इसी मोड में हमारे पास पॉसिबिलिटी तो ये भी है, ये रिवर्स हो और ये फॉरवर्ड हो। इसको बोलते हैं इनएक्टिव या इनवर्स एक्टिव मोड हमारे पास, जिसमें ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा। पॉसिबिलिटी तो ये भी है, दोनों जंक्शन कौन सी बायसिंग? फॉरवर्ड। दोनों फॉरवर्ड। इसको नाम दिया है सैचुरेशन मोड में है ट्रांजिस्टर। कौन से मोड में? सैचुरेशन। और पॉसिबिलिटी ये भी है कि दोनों जंक्शन कौन सा? रिवर्स। अच्छा, दोनों रिवर्स मतलब कट ऑफ। इसको नाम दिया है कट ऑफ मोड में ट्रांजिस्टर। मेनली वोल्टेज एम्पलीफिकेशन करता है बच्चों फर्स्ट रीजन में, जब ये इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड हो, बेस एमिटर और बेस कलेक्टर जंक्शन कौन सी बायसिंग? रिवर्स। ध्यान रखना, बाकी जो हमारे पास सैचुरेशन, कट ऑफ, ये रीजन आते हैं तो ट्रांजिस्टर जब आपके स्विच की तरह काम करता है, स्विच की तरह ऑफ से ऑन और ऑन से ऑफ, तो वहां पर आपके पास ये मोड आते हैं। ये अपन जब ट्रांजिस्टर के एप्लीकेशन आएंगे वहां पढ़ेंगे इस मोड को।
और इस मोड को पढ़ेंगे जब हम ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर का एप्लीकेशन पढ़ेंगे, वहां पर काम आएंगे सब, तो ध्यान रखना। अब देखिए डोपिंग कंसंट्रेशन, डोपिंग कंसंट्रेशन और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। डोपिंग की बात करें तो 3 टर्मिनल्स बच्चों हमारे पास, इमीटर, बेस और कलेक्टर। देखिए हमारे पास जो ट्रांजिस्टर होता है कुछ इस तरह से, ये वाला टर्मिनल है इमीटर, ये है बेस और ये क्या है कलेक्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर की कंडक्टिविटी पीएनपी से बच्चों ज्यादा होती है, क्योंकि एनपीएन में मेजोरिटी कौन, इलेक्ट्रॉन, और पीएनपी में इनपुट में होल्स, और होल्स का मोशन किसके कारण, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के कारण हमारे पास होता है। सबसे ज्यादा एरिया आपको दिख रहा होगा किसका, कलेक्टर, एन का नहीं, एन तो इधर भी। सबसे ज्यादा एरिया किसका, कलेक्टर, मीडियम एरिया इमीटर, और सबसे कम बेस। सबसे ज्यादा एरिया जो हमारे पास रखा जाता है वो किसका, कलेक्टर। मैक्सिमम एरिया, मिनिमम किसका, बेस, और मॉडरेट या मीडियम किसका, इमीटर। ऐसा क्यों भी बात करते हैं, सबसे ज्यादा डोपिंग जो की जाती है किसकी, इमीटर, क्योंकि जितने ज्यादा चार्ज कैरियर इमिट होगा अपने लिए उतना बेटर है, ठीक है। और मिनिमम डोपिंग किसकी, बेस। बेस जो हमारे पास होता है मिनिमम डोप्ड होता है, थिन और लाइटली डोप्ड होता है, लगभग 2 से 5% हमारे पास डोपिंग होती है बेस की। कितना परसेंट, 2 से 5। किसकी 2 से 5%, इमीटर की, इमीटर से बेस की। बेस में जो डोपिंग होती है वो 5%, मान लीजिए हम 5% डोपिंग कर रहे हैं, तो 5% डोपिंग जो हमारे पास करते हैं वो किसकी, बेस की। किससे, इमीटर। इसका मतलब ये हुआ 5% का मतलब जितने भी चार्ज कैरियर इमीटर में होंगे उसके 5% किसमें मिलेंगे, बेस रीजन में। ऐसी डोपिंग की जाती है। इसका मतलब अगर यहाँ 100 इलेक्ट्रॉन है तो कितने होल मिलेंगे, 5। इसके 5% चार्ज कैरियर हमारे पास यहाँ पर होंगे। ऐसा क्यों भी बात करते हैं। और मॉडरेट डोपिंग किसकी की जाती है, कलेक्टर की। अब देखिए ऐसा क्यों, हमारे पास ये है यहाँ पर मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स। अब ध्यान से सुनना, अगर मैंने इसका और इसका दोनों का एरिया बराबर कर दिया, दोनों की अगर डोपिंग भी बराबर कर दी, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होंगे वो इलेक्ट्रॉन रिपेल होकर एन से पी की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। पर यहां और यहां का एरिया बराबर है, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे इनके पास पहले से कोई स्पेस नहीं है। अच्छा इसको ऐसे समझिए, जैसे एरिया बराबर है, एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है चेयर्स को। मैंने यहाँ पर 50 चेयर लगा, अगर लगाता और यहाँ भी 50 चेयर लगाता, चेयर्स रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास एरिया। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर स्टूडेंट्स हैं, यहाँ भी 50 स्टूडेंट रखता, डोपिंग अगर बराबर करता तो क्या होता, और यहाँ भी 50 चेयर्स पे 50 स्टूडेंट बिठा देता। तो यहाँ से स्टूडेंट अगर नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल होके यहाँ से यहाँ जाते, तो क्या यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं ये इनको इधर आने देते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है। और ये इनको रिपेल करते, लाइक चार्जेस में हमारे पास रिपल्शन होता है, इनको नहीं आने देते क्योंकि जगह भी नहीं है, डोपिंग भी बराबर थी। इसीलिए हमने क्या किया बच्चों, इसका जो एरिया है वो तो क्या कर दिया, बढ़ा दिया। किसका, कलेक्टर का एरिया बढ़ा दिया। एरिया बढ़ाने का मतलब चेयर्स को बढ़ा दिया, 50 चेयर से 100 चेयर कर दी, स्पेस बना दी। और कलेक्टर की डोपिंग, कलेक्टर की डोपिंग इमीटर के रेफरेंस में क्या कर दी है, कम। मॉडरेट मतलब इससे कम कर दी, दोनों में बराबर नहीं रखते, इसमें डोपिंग कम कर दी। मान लो यहाँ 100 चेयर, एरिया बढ़ा दिया इसके, यहाँ 50 चेयर थी, पर यहाँ डोपिंग कम कर दी इसके कंपैरिजन में। इसका मतलब यहाँ अगर 25 स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ कितने होंगे, इसके कंपैरिजन में 50 थे, यहाँ भी 50 थे। हम यहाँ 25 स्टूडेंट कर दिए, डोपिंग भी इससे कम कर दी, और इसका एरिया इससे क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ताकि आने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेस हमारे पास हो। वर्किंग अपन जब पढ़ेंगे तब बात समझ में भी आ जाएगी आपको। तो इसलिए हमने ऐसा किया है। अब देखिए बेस रीजन थिन और लाइटली डॉप्ड इसलिए किया है, जितना एरिया डिप्लीशन रीजन का कम होगा उतना इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने के लिए कम काइनेटिक एनर्जी का लॉस करना पड़ेगा।
क्योंकि जितना ज्यादा एरिया ट्रेवल करता ही है उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी क्या करता, लॉस। इसलिए अगर हम बात करें इसमें हमने जो एरिया रखा है वो बहुत कम, थिन और लाइटली डॉप्ड। लाइटली डॉप्ड का मतलब ये है अगर यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ, अगर यहाँ डॉपिंग बढ़िया से कर देते अपन, मान लो इसकी 50% डॉपिंग कर देते, इसका मतलब अगर यहाँ 50 चार्ज कैरियर है, जैसे यहाँ 50 इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पर अगर 25 होल्स में कर दूंगा तो ये आने वाले इलेक्ट्रॉन्स इन होल्स के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो आउटपुट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने नहीं पहुंच पाएंगे, प्रॉपर करंट एम्पलीफाई नहीं हो पाएगा, वो न्यूट्रलाइज यहीं हो जाएंगे। इसीलिए इसको जितना थिन हो उतना बेटर है, जितना लाइटली डॉप्ड आप करो उतना बेटर हमारे पास है। कौन? बेस रीजन। ठीक है, इसीलिए इसको थिन और लाइटली डॉप्ड किया जाता है। अब देखिए इस पर आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा क्वेश्चन ये है 5 वोल्ट, 3 वोल्ट और 8 वोल्ट। आपसे कहा जाएगा बताइए ट्रांजिस्टर कौन से मोड में है। 4 ऑप्शन दे देगा, एक्टिव, इनएक्टिव, सैचुरेशन या कट ऑफ। कौन से मोड में, कौन से में? तो ध्यान रखना इनएक्टिव मोड में होगा। सबसे पहले आप ये देखें क्या तीनों रीजन्स का एरिया बराबर दिख रहा है क्या? सबसे ज्यादा एरिया किसका? कलेक्टर का। एन का नहीं होता, किसका होता है? कलेक्टर। एन तो इधर भी है। सबसे ज्यादा एरिया किसका? कलेक्टर। ये सबसे ज्यादा एरिया है तो ये कलेक्टर होगा। बीच वाला टर्मिनल हमेशा बेस और लास्ट वाला क्या बन गया? इमीटर। अगर ये कलेक्टर है तो एरिया के बेसिस पर। अब जंक्शन की बाइसिंग कैसे चेक करते हैं, देखिए ये जंक्शन रिएक्ट, इसकी बाइसिंग चेक कर रहा हूँ। कैसे करोगे? पी साइड सप्लाई कितनी है? 5 में से इस जंक्शन के पी साइड सप्लाई में से इसकी एन साइड सप्लाई सब्ट्रैक्ट करिए, क्या पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब फॉरवर्ड बाइसिंग। अरे कुछ समझ में आ रही है? अच्छा इस जंक्शन की बाइसिंग चेक करके बताओ, इस जंक्शन की कैसे बाइसिंग चेक करोगे? इसकी पी साइड सप्लाई में से एन साइड सब्ट्रैक्ट करो। 5 पी साइड सप्लाई -8, क्या नेगेटिव आ रहा है? नेगेटिव मतलब रिवर्स बाइसिंग। नाम बताइए जंक्शन का, ये कौन सी जंक्शन? बेस इमीटर। बेस इमीटर कौन सी? रिवर्स। बेस इमीटर रिवर्स। और बताइए बेस कलेक्टर फॉरवर्ड। बेस कलेक्टर फॉरवर्ड। ये रिवर्स और ये फॉरवर्ड। कौन सा मोड? इनएक्टिव मोड हमारे पास है ट्रांजिस्टर। कौन से मोड में? इनएक्टिव मोड में। अच्छा देखिए अगर अपन बात करें सिंबल की, तो इसका जो सिंबल हमारे पास होता है ट्रांजिस्टर का कुछ ऐसा, या तो ऐसा सिंबल होगा या फिर ऐसा सिंबल होगा। अब देखना ध्यान से बच्चों, ये ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल्स में यहां शो कर रहा हूं। पहला टर्मिनल हमारे पास ये वाला, दूसरा टर्मिनल ये रहा और तीसरा टर्मिनल ये रहा। जिस टर्मिनल पर एरो हो वो ध्यान रखना इमीटर होगा। इमीटर की पहचान है, इमीटर को अगर आपको पहचानना है तो जिस टर्मिनल पर एरो हो वो हमेशा इमीटर होगा। पहली चीज, इमीटर का काम चार्ज कैरियर को इमिट करना होता है। जिस टर्मिनल पर एरो हो वो हमेशा ध्यान रखना, आंख बंद करके इमीटर बना देना। बीच वाला टर्मिनल हमारे पास हमेशा बेस होगा, अगर एरो इस वाले टर्मिनल पे कहीं होता तो वो इमीटर होता। और लास्ट वाला टर्मिनल कलेक्टर। अब ये 3 पॉइंट्स हैं, एक ये, एक ये और एक ये, जहां हम लिखते हैं एनपीएन या फिर पीएनपी। कोई सा भी ट्रांजिस्टर है ध्यान रखना, इनपुट करंट की एनपीएन हो या पीएनपी हो, इनपुट करंट की डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा पी से एन। तो अब मुझे जवाब दीजिए, ये जिस टर्मिनल पर एरो हो इमीटर,
आगे आप जब वर्किंग अभी पढ़ोगे तो ये आपको पता पड़ जाएगा। द टर्मिनल एट विच एरो इज इंडिकेटेड इज नोन एज इमीटर एंड द डायरेक्शन ऑफ एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इमीटर करंट। कौन सी करंट? वो भी इमीटर करंट। अच्छा, ये वाला टर्मिनल जिस पर एरो वो क्या कहलाता है? इमीटर। बीच वाला बेस और लास्ट वाला कलेक्टर। क्या आप बता सकते हो एनपीएन या पीएनपी? कौन सा? क्योंकि मैंने कहा है कोई सा भी ट्रांजिस्टर है, इनपुट करंट की डायरेक्शन पी से एन। कहां से कहां होगी? पी से एन। तो ये एन पी एन, ये बात समझ में आई? तो फिर मुझे बताइए यहां पर ये कौन सा ट्रांजिस्टर? कौन सा? क्योंकि सबसे पहले बताओ ये टर्मिनल इमीटर, जिस टर्मिनल पर एरो वो इमीटर, बीच वाला बेस और लास्ट वाला। और आप देखिए कोई सा भी ट्रांजिस्टर इनपुट करंट की डायरेक्शन पी से है, तो यहां क्या लिखूं? पी। और ये तो पी एन पी। कुछ समझ में आई बात? नोट करिए यहां तक फटाफट। ये आपने डायग्राम बना लिए थे। यहां से स्टार्ट हो जाओ। हाँ बेटा बोलो। कौन सा? ये कौन सा? ये दोनों? ये वाला? कोई बात नहीं, बता रहा हूँ। बाकी बच्चे नोट करो जिनको समझ में आ गई हो बात। मैंने कहा है बेटा जिस टर्मिनल पर एरो हो ना, ये तीन टर्मिनल्स हैं। एक टर्मिनल ये, एक टर्मिनल बेटा ये, और एक टर्मिनल ये वाला। ठीक है? कौन सा टर्मिनल पर एरो है? टर्मिनल 1 2 या 3? तो जिस टर्मिनल पर एरो वो इमीटर की पहचान है। ठीक है, तो इमीटर हो गया। कोई सा भी ट्रांजिस्टर हो, इनपुट करंट की डायरेक्शन क्या होती है बेटा? पी से एन। ठीक है? तो पी से एन होगी तो ये क्या होगा? पी। और ये एन, क्योंकि डायरेक्शन क्या होती है? पी से एन, तो पी एन पी बन जाएगा। जैसे इसको देखो, तीन टर्मिनल्स हैं, जिस टर्मिनल पर एरो वो क्या होगा? इमीटर, बीच वाला बेस और लास्ट वाला कलेक्टर। कौन सा होगा? एनपीएन या पीएनपी? पी एनपीएन। क्यों? क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या होगी? पी से एन। पी से एन, एरो से दिख रहा है तो एन पी एन। इसी तरह से आप इसको देख सकते हो, जिस टर्मिनल पर एरो वो इमीटर, करंट ऐसे जाएगी पी से एन, क्योंकि इनपुट करंट होता है पी से एन, तो ये बन जाएगा पी एन पी। समझ में आ गई बात? फटाफट नोट करें बच्चों। आवाज आ रही है ना बच्चों? एलटी वाले बच्चों आवाज आ रही है? ओके। एसी का टेम्परेचर बढ़वा रखा है क्या आप लोगों ने? शायद 25 पे हो रहा है शायद। गर्मी नहीं लग रही है आप लोगों को?
वो भी सोचेगा इतना जबरदस्त चेंज एकदम से कैसे हो गया। हो गया बच्चों? थोड़ा सा स्पीड से नोट करें बच्चों। हेडिंग हेडिंग। फटाफट नोट करें बच्चों। वो कलेक्टर, हाँ। हो गया अब कंप्लीट? जिसका कंप्लीट हो जाए बच्चों डायग्राम बनाना। वर्किंग, हाँ। हेडिंग लिखना बच्चों वर्किंग, और ये डायग्राम बनाइए। मत करो बातें बेटा। और अगर ट्रांजिस्टर ढंग से समझना है ना बच्चों, बिल्कुल, तो पूरा कंसंट्रेट होके हर पॉइंट सुनना। हल्का सा भी एक पॉइंट भी इधर उधर हुआ ना तो बहुत तकलीफ होगी। और अगर हर पॉइंट मेरे साथ साथ रिवाइज करते रहोगे ना, इतने मजेदार टॉपिक है आपके ट्रांजिस्टर, मजा जाएगा आप लोगों को। ढंग से समझना है, बिल्कुल बातें बातें सब बंद कर दीजिए और पूरा कंसंट्रेट होके पढ़िए। वर्किंग में डायग्राम बनाओ बच्चों फटाफट। ये तो हो गया ना आपका कंप्लीट। इनपुट जंक्शन कौन सी बायसिंग करते हैं? फॉरवर्ड या रिवर्स?
फॉरवर्ड, ये जंक्शन फॉरवर्ड होती है, इनपुट जंक्शन, ये वाली जंक्शन, इसको फॉरवर्ड करो, इसको रिवर्स करो फटाफट। ये फॉरवर्ड कर दिया, देखो मैंने इसको कर दिया फॉरवर्ड, मतलब एन को नेगेटिव से और पी को बच्चों पॉजिटिव से, ये कर दिया फॉरवर्ड बायसिंग। और इसे कौन सी बायसिंग? रिवर्स। रिवर्स कर सकते हो, ये देखो पी को नेगेटिव और एन को पॉजिटिव, ये देखिए इसको कर दिया हमने रिवर्स बायसिंग। देख सकते हो पी एन को पॉजिटिव और पी को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। 3 टर्मिनल्स हमारे पास यहाँ पर, यह है इमीटर, बीच वाला टर्मिनल बेस और लास्ट वाला टर्मिनल कौन सा? कलेक्टर। ये कंप्लीट करो फटाफट। करें स्टार्ट। अब जो मैं पूछता रहा उसका जवाब देते हैं ना, अगर वर्किंग ढंग से समझनी है तो बताइए। एन में बच्चों मेजॉरिटी चार्ज करिए, क्या ये इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल होंगे? क्या इलेक्ट्रॉन रिपेल होके एन से पी जाएंगे? क्या ये इजीली क्रॉस कर जाएंगे? क्योंकि इनपुट जंक्शन कौन सी बायसिंग? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम, डिप्लीशन लेयर कम, आयंस कम, तो रेजिस्टेंस भी कम, इसीलिए इजीली क्रॉस कर जाते हैं ये चार्ज कैरियर्स। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आए, तो आपको पता है बेस थिन और लाइटली डोप्ड होता है, और इसकी जो डोपिंग होती है कितनी? 2 से 5%। हमने कितनी करी? 5%। जितने भी यहाँ चार्ज कैरियर होंगे उसके 5% होल्स हमारे पास यहाँ पर होंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से यहाँ पर आए, वो इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं हमारे पास, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? होल्स से रिकम्बाइंड होने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? कोशिश करते हैं। कोशिश करी इन्होंने कंबाइंड होने की, बाकी कंबाइंड हो नहीं पाता, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसा कुछ वोल्टेज रखते हैं कि जैसे ही कुछ इलेक्ट्रॉन होल से कंबाइंड होते हैं, ये बॉन्ड्स हमारे पास यहाँ से ब्रेक हो जाए तुरंत। बाकी रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन तो होल से कंबाइंड हो गए, मान लो यहाँ 5 होल थे तो 5 इलेक्ट्रॉन्स कंबाइंड हुए फॉर एग्जाम्पल, क्या बाकी रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आगे की तरफ मूव कर जाएंगे? क्या कर जाएंगे? आउटपुट जंक्शन कौन सी बायसिंग? रिवर्स। रिवर्स बायस में डिप्लीशन लेयर की विड्थ ज्यादा, आपको दिख भी रही होगी, थिक हमारे पास शो कर रखी है। तो अगर डिप्लीशन लेयर की विड्थ हमारे पास ज्यादा है, तो क्या ये चार्ज कैरियर को इजीली क्रॉस होने देगा? बिल्कुल होने देगा। देखिए किस तरह से, क्या इस पी और एन के बीच में एक डिप्लीशन लेयर जो है, क्या इसमें इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एन से पी होती है या नहीं? याद है ना, एन से पी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? मेजोरिटी का अपोज और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का सपोर्ट करता है या नहीं? तो आप मुझे बताइए, पी में मेजोरिटी कौन? होल्स। होल्स का तो क्या करता है? अपोज। और माइनॉरिटी कौन? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जो यहाँ मेजोरिटी थी वो पी में आगे किस में कन्वर्ट? माइनॉरिटी। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को आगे बढ़ने में सपोर्ट। तो बताइए इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो क्या ये रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ इजीली क्रॉस हो जाएंगे? क्योंकि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को आगे बढ़ने में क्या करेगा? सपोर्ट। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली अट्रैक्ट बाय दिस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। जब ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इस टर्मिनल से अट्रैक्ट होकर इधर आएंगे, जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आए हैं वो इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होकर आते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे तो करंट इसके अपोजिट, दे विल कंस्टिट्यूट करंट आईसी, कलेक्टर करंट, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन हमारे पास इधर आएंगे तो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, आईसी। अब देखिए यहां पर जो हमारे पास थे इलेक्ट्रॉन्स, उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन होल के साथ कंबाइंड होने की कोशिश कर रहे थे, रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ गए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या हो जाएंगे? पहले से कम। टू कंपनसेट द इलेक्ट्रॉन इन इमिटर रीजन,
इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंटर टू द इमिटर रीजन एंड दे विल कंस्टिट्यूट करंट IE अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो किस तरह से जो इलेक्ट्रॉन होल से कंबाइन हुए, ये कंडक्शन बैंड के फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे जो हमने शो कर रखे। ये इलेक्ट्रॉन जब होल से कंबाइन होंगे, जब कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स होल से कंबाइन होंगे, तो रिकॉम्बिनेशंस में ये अपनी एनर्जी क्या कर चुके हैं, लॉस। तो अब इनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं, फ्री नहीं है कि ये इतने लंबे पास से ट्रेवल करके हमारे पास यहां से आ जाए। तो क्या करते हैं हम, ऐसा वोल्टेज यहां पर लगाते हैं कि बॉन्ड बनने से पहले टूट जाए और वो चार्ज कैरियर इस शॉर्ट पास से ट्रेवल करके इधर से इधर आ जाते हैं। मतलब अगर हमारे पास ये जो 5 इलेक्ट्रॉन्स होल से कंबाइंड हुए, अगर ये इस शॉर्ट पास से ट्रेवल करके आ गए इस तरह से, ये पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और ये नेगेटिव टर्मिनल इनको क्या करेगा, रिपेल। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से इधर आएंगे तो क्या करंट इसके इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा या नहीं, और ये कौन सी करंट, IB, बेस करंट IB। क्या आप बता सकते हो जो बेस करंट हमारे पास होगी वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण है या माइनॉरिटी? वेरी गुड, क्योंकि पी में माइनॉरिटी कौन, इलेक्ट्रॉन। क्या ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आए तो करंट क्या ऊपर गई है? तो ध्यान रखना जो बेस करंट होती है हमारे पास वो मेजॉरिटी के कारण या माइनॉरिटी? माइनॉरिटी। किस ऑर्डर की? माइक्रो एम्पियर। अच्छा, तो मैंने कहा यहाँ कंपनसेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है ये भी इलेक्ट्रॉन्स का, बाकी इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे हैं। जब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे इमिटर रीजन में, तब इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो करंट इसके अपोजिट, दे विल कंस्टिट्यूट करंट IE अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन अंदर एंटर करेंगे तो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा और IE को क्या बोलते हैं, इमिटर करंट। कौन सी करंट? तो आप यहां पर देखिए इस जंक्शंस पर, ये जो जंक्शन है इन पर हम कह सकते हैं सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। इनकमिंग कौन सी, IB और IC, और आउटगोइंग I। तो दिस प्लस दिस बराबर दिस। तो फाइनल इक्वेशन बोलिए क्या आएगी ट्रांजिस्टर की, IE बराबर IB प्लस IC। ये समझ में आ रहा है? सम ऑफ इनकमिंग इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग। तो हमारे पास ये आगे ट्रांजिस्टर की करंट इक्वेशन है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमारे पास आ गई, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। अच्छा, IE मेजोरिटी के कारण या माइनॉरिटी के कारण? मेजोरिटी। एन में मेजोरिटी कौन, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आइए, मेजोरिटी के कारण किस ऑर्डर की होती है, मिली एम्पीयर। ये किसके कारण थी, माइनॉरिटी। माइनॉरिटी के कारण किस ऑर्डर की, माइक्रो एम्पीयर। और कलेक्टर करंट मेजोरिटी या माइनॉरिटी, मेजोरिटी, क्योंकि एन में मेजोरिटी होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो इसके अपोजिट, ये भी किस ऑर्डर की, मिली एम। ये दोनों मिली की और ये माइक्रो, ये नेग्लिजिबल हमारे पास होती है। तो फाइनली हम कह सकते हैं IE इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू IC। तो नेट फ्लो जो ऑफ चार्ज कैरियर अगर बात करें तो हमारे पास इसी तरह से होगा चार्ज कैरियर का फ्लो, इसको अगर नेग्लिजिबल माना जाए। ये तो अपन ने बात की वर्किंग की, एग्जाम्पल यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ, इस एग्जाम्पल को अपन यूज लेंगे आगे, तो ध्यान से सुनना, वापस आपका रिवीजन हो रहा है वर्किंग का, तो जवाब देना फटाफट। बोलिए, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो इमिटर में 100 इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन, 100। अब जवाब दो, वर्किंग आपकी रिवाइज हो रही है, घर पे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेजोरिटी कौन, क्या ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से रिपेल होंगे? क्या इलेक्ट्रॉन रिपेल होकर एन से पी जाएंगे? अगर इलेक्ट्रॉन एन से पी गए क्या ये इजीली क्रॉस कर जाएंगे? क्योंकि ये जंक्शन कौन सी बायसिंग, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन लेयर कम, तो इजीली क्रॉस करेंगे। अच्छा, यहाँ अगर 100 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ कितने होल, 5% डोपिंग होती है, 5 होल। क्या 100 इलेक्ट्रॉन में से 5 इलेक्ट्रॉन 5 होल के साथ न्यूट्रलाइज होने की कोशिश करेंगे? क्या रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आगे बढ़ जाएंगे? क्योंकि ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड पी में माइनॉरिटी कौन, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, क्या इनको आगे बढ़ने में सपोर्ट करेगा? और ये इलेक्ट्रॉन जब इस पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होंगे तो क्या ये IC करंट फ्लो कराएंगे? अच्छा, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन आए, 100 में से 5 यहाँ रुके, तो यहाँ 95 इलेक्ट्रॉन क्या कलेक्टर पे एंटर हुए, और ये कौन सी करंट देंगे, IC। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन होल्स के साथ कंबाइंड होकर, कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के होल के साथ कंबाइंड होकर अपनी एनर्जी क्या कर चुके हैं, लॉस। क्या ये इतने लंबे पास से आ पाएंगे? तो क्या ये शॉर्ट पास से आएंगे? कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 5, इधर से 5, इधर से 95, टोटल कितने एंटर हुए, 100। क्या इसके कारण IE फ्लो होगा? तो हमारे पास IE 100% इलेक्ट्रॉन के कारण हमें मिलेगा। और ये करंट जो होती है IB किसके कारण, मेजोरिटी या माइनॉरिटी, माइनॉरिटी। किस ऑर्डर की, माइक्रो है।
अप्रोक्सीमेट 0, आई इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू आई सी। ये ट्रांजिस्टर की करंट इक्वेशन है, ये ध्यान रखना। आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी, हर न्यूमेरिकल में कहीं ना कहीं जरूर काम आएगी आगे। अब देखिए ट्रांजिस्टर में अगर अपन बात करें, मान लीजिए ये ट्रांजिस्टर, अगर मुझे इनपुट देना है, कितने टर्मिनल चाहिए? कितने चाहिए? 2 इनपुट देने के लिए। आउटपुट लेना है किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस, कितने टर्मिनल चाहिए? 2 चाहिए। टोटल इनपुट और आउटपुट में मिला के कितने टर्मिनल? 4। पर होते कितने? क्या एक टर्मिनल हमारे पास कम पड़ रहा है? क्योंकि ट्रांजिस्टर में तो कितने होते हैं? 3, इमीटर, बेस और कलेक्टर। पर चाहिए कितने? 4। एक टर्मिनल हमारे पास पड़ रहा है बच्चों कम। तो हम क्या करते हैं, एक टर्मिनल को इनपुट और आउटपुट में कर देते हैं कॉमन। इसके बेसिस पर 3 कॉन्फ़िगरेशन बनते हैं हमारे पास। अगर बेस को कॉमन करेंगे तो कॉमन बेस, इमीटर कॉमन, और कलेक्टर को करेंगे कॉमन कलेक्टर। तो बात करते हैं अपन, अगर मैं बेस को कॉमन करूं तो पहला कॉन्फ़िगरेशन, इसी का डायग्राम बना रहा हूं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। बेस को कॉमन करते हैं, देखो। अब आप लोग बताना कौन सा ट्रांजिस्टर, एनपीएन या पीएनपी? कौन सा? क्योंकि करंट की डायरेक्शन पी से एन, पी से एन, पी एन पी। जिस टर्मिनल पर एरो वो इमीटर, बीच वाला, लास्ट वाला। अब देखिए मैं कॉमन कर रहा हूं इनपुट और आउटपुट में। ये जो बेस टर्मिनल, इसका एक वायर इधर निकाल देता हूं, एक वायर इधर निकाल देता हूं, दोनों में कर देता हूं कॉमन। ये कॉमन कर दिया 0 पोटेंशियल पर। बेस का एक वायर इधर निकाल दिया इनपुट सर्किट में, एक आउटपुट सर्किट में निकाल दिया बेस को। किसको कॉमन कर दिया इनपुट आउटपुट में? बेस। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। जिसको कॉमन करेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। अब आप एक चीज बताइए, इनपुट जंक्शन जो होती है कौन सी वाइसिंग? फॉरवर्ड। तो बताइए फॉरवर्ड करिए इसको, ये फॉरवर्ड हुई या नहीं? पी को पॉजिटिव और एन को नेगेटिव, कौन सी बायसिंग? फॉरवर्ड। ये फॉरवर्ड हमारे पास हुई। आउटपुट जंक्शन कौन सी बायसिंग? रिवर्स। जो बेस कलेक्टर जंक्शन होती है वो रिवर्स बायस, बेस एमिटर फॉरवर्ड और बेस कलेक्टर रिवर्स। चेक करो तो बच्चों रिवर्स हुई क्या? हो गई। पी को नेगेटिव और एन को पॉजिटिव, ये हमारे पास हो गई रिवर्स बायसिंग। यहां पर आप देखिए बेस को कॉमन किया है, ये इनपुट सर्किट होता है, ध्यान रखना। और ये कौन सा सर्किट? आउटपुट। ऐसा क्यों होता है आगे आपको समझ में आएगा, क्योंकि इस सर्किट पे इनपुट देंगे अपन और इस सर्किट पे आउटपुट लेंगे। वो कैसे, वो सब आगे की बात। अभी ध्यान रखें, लेफ्ट साइड वाला जो हमारे पास होगा ये इनपुट सर्किट और राइट साइड वाला आउटपुट सर्किट। अच्छा देखिए हमारे पास कॉमन क्या है? बेस। तो इमीटर के रेफरेंस में सप्लाई को रिप्रेजेंट करते हैं वीईई। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वी। कॉमन क्या है? बेस। कलेक्टर के रेफरेंस में सप्लाई वीसीसी, क्योंकि बेस दोनों में कॉमन था इसलिए इसको हमने हटा दिया। तो हमारे पास बात करते हैं ये सप्लाई और ये सप्लाई वीई और वीसीसी। अब करंट की डायरेक्शन की बात देखो, यहां कौन सी करंट एंटर हो रही है? आई, इमीटर करंट। हर जगह ये इक्वेशन फुलफिल होनी चाहिए। इस जंक्शन पर इनकमिंग कौन सी करंट है? आई। अच्छा अगर आई ई इनकमिंग तो बाकी दोनों आउटगोइंग। ये होनी चाहिए आई ई बराबर आई बी प्लस आई। अगर ये इनकमिंग तो ये आउटगोइंग, अगर ये आउटगोइंग तो दोनों इनकमिंग। ये ध्यान रखना, आई ई अगर इनकमिंग है यहाँ तो बाकी दोनों क्या होगी? आउटगोइंग। तो क्या बच्चों आप बता सकते हो आईबी की डायरेक्शन ऊपर या नीचे? वेरी गुड बच्चों। और आईसी की डायरेक्शन बाहर या अंदर? बाहर। समझ में आ रही है बात? ताकि दिस बराबर दिस प्लस दिस, सम ऑफ इनकमिंग इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग। क्लियर है? यहां तक कंप्लीट करें फटाफट। हाँ बेटा, कलेक्टर में वोल्टेज, एक हाई वोल्टेज की बैटरी लगाई हुई है। ऐसा क्यों किया जाता है, बस अभी नेक्स्ट पॉइंट में आपको वही एक्सप्लेन करेंगे। जब कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे वहां भी आपको बताते हैं ऐसा क्यों, ताकि इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड रहे आउटपुट रिवर्स। कैसे अभी बताते हैं। बेस करंट देखो बेटा कैसे आई, ये इलेक्ट्रॉन्स
जो कुछ कंबाइंड हुए थे 100 इलेक्ट्रॉनों में से 5 इलेक्ट्रॉन 5 होल्स के साथ कंबाइंड हुए, वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शॉर्ट पाथ से ट्रेवल करके आते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है, कंडक्शन वाले वैलेंस बैंड के होल के साथ कंबाइंड हुए तो एनर्जी लॉस कर चुके हैं कॉम्बिनेशंस में। तो ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होकर इधर आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे तो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा और वो करंट होगा बेस करंट, इलेक्ट्रॉन इधर तो करंट ऊपर। ये बेटा स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास वीई और वीसीसी। वीई नहीं बोल सकते क्योंकि वीई एक पॉइंट के पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा, वीसीसी इसलिए बोलते हैं, वीई इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बैटरी वोल्टेज हमारे पास है तो एक डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन एमिटर के रेफरेंस में बोला है वीई। अगर वीई बोलते तो एक पॉइंट का पोटेंशियल रिप्रेजेंट करता, वीसी बोलते तो एक पॉइंट, बल्कि बैटरी वोल्टेज करना है इसलिए बोल दिया वीई और वीसीसी। हाँ बोलिए। कॉमन करने के लिए जीरो पोटेंशियल पर कर दिया ना, रेफरेंस पॉइंट ले लिया हमने। भाई अगर ये जीरो पर है, ठीक है, तो आपको पता पड़ जाएगा, जैसे मान लो ये 5 वोल्ट की बैटरी है, 3 वोल्ट की बैटरी आपके पास है, तो रेफरेंस पॉइंट अगर ये जीरो पर है तो इसके रेफरेंस में ये पॉइंट कितने पर, +5 पर। इसके रेफरेंस में अगर ये जीरो पर है तो ये कितने पर, -3। आप क्लियर बाइसिंग कर पाओगे, पता पड़ेगा कौन सा फॉरवर्ड रिवर्स, समझ में आ रही है। मेरे हिसाब से हो गया होगा, क्योंकि ये डायग्राम तो पहले ही बना लिया था, थोड़ा सा चेंज हुआ है जो आपने ऐड कर लिया होगा, है ना। ये हटा दूं, देख लो बच्चों, सबका हो गया। अब देखिए इसका कंप्लीट सर्किट बना रहा हूँ कॉमन एमिटर का, इसी से पूरा चैप्टर समझ में आएगा। तो हर पॉइंट समझ लेना, अगर न्यूमेरिकल ढंग से करने तो उसके पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पर रखना। कंप्लीट इनपुट सर्किट, आउटपुट सर्किट, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, हर टर्म एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से देखना। रेजिस्टेंस भी लगा रहा हूँ इनपुट आउटपुट सर्किट में ना। देखिए ये कंप्लीट होते ही इधर देखना स्टार्ट कर देना। करें स्टार्ट। हटा दूं, सबका हो गया ना। अब समझिए ध्यान से, हमारे पास जवाब देते हैं ना जो चीज मैं पूछता आ रहा हूँ बच्चों ना, जितना बोलोगे ना उतना समझ में आएगी बात। बताओ, बोलने का मतलब बातें करना नहीं है। समझ में आ रही है बात? हाँ।
बात जो करेगा उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखना ट्रांजिस्टर में आगे। और ढंग से समझना है ना तो एक एक पॉइंट ढंग से सुनना और सोचना। कोई भी चीज समझ में नहीं आया ना तुरंत पूछ लेना। देखो हमारे पास सबसे पहले बताओ कौन सा ट्रांजिस्टर, एनपीएन या पीएनपी? पक्का? क्योंकि करंट की डायरेक्शन पी से एन। वेरी गुड, ये तो आपको समझ में आ गया कि एनपीएन और पीएनपी कैसे पता लगाते हैं। एन पी एन। अब देखिए जिस टर्मिनल पर एरो वो इमीटर, तो ये मैंने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया किसको, इमीटर। बीच वाला और लास्ट वाला ये हमारे पास है कलेक्टर, ठीक है। अब देखना किसको कॉमन करूं, इमीटर। इमीटर को कॉमन कर रहा हूं इनपुट और आउटपुट में, ये देखिए मैंने कॉमन कर दिया। कॉमन कैसे किया है आप देख सकते हो, इसका एक वायर इधर निकाल दिया और एक वायर इधर। अब देखिए ये इमीटर जो है इसका एक वायर इनपुट सर्किट में निकाल दिया और इसका एक वायर आउटपुट सर्किट में मैंने यहाँ पर निकाल दिया। ये इमीटर का ये कॉमन पोटेंशियल पर कर रहा हूँ। रेफरेंस पॉइंट हमारे पास कॉमन हो गया दोनों पॉइंट जीरो पर, ठीक है, अर्थ कर दिया। अब देखिए इनपुट जंक्शन कौन सी बायसिंग, जो जवाब देगा ना उसको सब चीजें इतनी आसान लगेगी बाद में, फॉरवर्ड आता हो तो भी बोलिए ताकि आपको ध्यान रहेगी टर्म्स। इनपुट जंक्शन कौन सी जंक्शन, नाम बताओ। बेस एमीटर या बेस कलेक्टर? बेस एमीटर फॉरवर्ड। क्या इस पी और एन के बीच में एक पीएन जंक्शन होगा? पी और एन के बीच में एक जंक्शन होगा, डिप्लीशन लेयर हमारे पास होगा, और वो जंक्शन कौन सी बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग हमारे पास। चेक करना देखिए फॉरवर्ड हुआ या नहीं, ठीक है, चेक करके बताओ फॉरवर्ड हुआ या नहीं। पक्की बात है, क्योंकि पी को पॉजिटिव एन को, वेरी गुड बच्चों। अब आउटपुट जंक्शन कौन सी बायसिंग, रिवर्स। जंक्शन का नाम बताओ, बेस कलेक्टर। बेस कलेक्टर कौन सी बायसिंग, रिवर्स। चेक करना इस बेस कलेक्टर को देखिए रिवर्स हुआ है या नहीं। हो गया? अच्छा देखो अभी आपको समझ में नहीं आया हुआ या नहीं हुआ, अभी बताते हैं आपको। देखो कॉमन क्या है, इमीटर। तो इमीटर के रेफरेंस में, इमीटर तो कॉमन है, तो बेस के रेफरेंस में सप्लाई को क्या बोलेंगे, वीबीबी। क्या बोलेंगे, वीबीबी। इमीटर तो कॉमन है, कलेक्टर के रेफरेंस में सप्लाई वीसीसी। और यहां पर ये एक आउटपुट सर्किट में एक रेजिस्टेंस लगा रहा हूं, ये रेजिस्टेंस आरसी। कौन सा सर्किट, आरसी, ठीक है, कलेक्टर रेजिस्टेंस आरसी। अभी तक ये मानो अभी तक हमने कहीं इनपुट आउटपुट नहीं दिया है, ये होता है इनपुट सर्किट, यहाँ इनपुट लगाएंगे, और ये होता है आउटपुट सर्किट, यहाँ पर आउटपुट अप्लाई करेंगे। ध्यान रखना ये इनपुट सर्किट और ये आउटपुट। कैसे इनपुट आउटपुट लगाया जाता है अब भी कहीं भी नहीं लगा रहे, जब एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे वहां इनपुट लगता है और वहीं पर आउटपुट यूज लेंगे कि किस तरह से आउटपुट लिया जाता है। अभी तो आपको केवल टर्म समझना है। अच्छा देखो ये वीबीबी, इमीटर तो कॉमन था, बेस के रेफरेंस में सप्लाई को वीबीबी और रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे, आरबी। कलेक्टर के रेफरेंस में सप्लाई वीसीसी और रेजिस्टेंस आरसी। इनपुट सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है वो इनपुट रेजिस्टेंस कहलाता है। तो बताइए इनपुट रेजिस्टेंस कौन, आरबी। आउटपुट सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है वो आउटपुट रेजिस्टेंस, तो आउटपुट रेजिस्टेंस कभी पूछो तो आरसी, ध्यान रहेगा। तो बताइए इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं कि ये जंक्शन, अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये वोल्टेज जो है, ये वोल्टेज और इस वोल्टेज में कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या, ये हायर वोल्टेज का बैटरी लग रहा है या नहीं। प्रैक्टिकली जो भी इसका मैन्युफैक्चरर होता है वो कुछ ऐसा डिजाइन करता है ट्रांजिस्टर को, कैसा करता है, ऐसा कि VCC शुड बी ग्रेटर देन VBB, तभी ये जंक्शन फॉरवर्ड रह पाएगी और ये जंक्शन रिवर्स रह पाएगी। देखो ना अभी कहाँ हो रहा बेस कलेक्टर रिवर्स, देखो बेस कलेक्टर जंक्शन को बताओ P पॉजिटिव और N पॉजिटिव, ये कौन सी बायसिंग है, कोई नहीं होती। ध्यान रखना ऐसा तभी हो पाएगा जब VCC शुड बी ग्रेटर देन VBB। अब देखो कैसे होता है, VCC हम ले लेते हैं मान लीजिए यहाँ पर ज्यादा 10 वोल्ट, VBB क्या रखा जाता है कम। मान लो ये वोल्टेज ले लिया मैंने 5 वोल्ट, कितने वोल्ट, ये हमने 5 वोल्ट ले लिया VBB। अच्छा बताइए अगर ये 5 वोल्ट है, अगर 1 वोल्ट यहां ड्रॉप हुआ तो बेस एमिटर के क्रॉस कितना, 4।
ध्यान रखना, इनपुट लगाते हैं इनपुट टर्मिनल्स पर और आउटपुट लेते हैं आउटपुट टर्मिनल। इनपुट कहाँ लगाते हैं? इनपुट टर्मिनल। रिवाइज करते रहो तभी ध्यान रहेगी टर्म्स। इनपुट कहाँ? आउटपुट। आउटपुट टर्मिनल। इनपुट टर्मिनल बताइए कौन से? बेस इमीटर। बोलिए कौन सा? बेस इमीटर। आउटपुट टर्मिनल कलेक्टर इमीटर। इनपुट बेस इमीटर, आउटपुट कलेक्टर इमीटर। कैसे इनपुट आउटपुट देते हैं सब आगे की बात, अभी तो टर्म समझिए पहले। हमारे पास बेस और इमीटर पर इनपुट अप्लाई करेंगे, तो बताइए यहां पर इनपुट लगाएंगे, ये हमने इनपुट लगा दिया। इनपुट लगा नहीं रहे, यहाँ इनपुट लगाया जाएगा। इनपुट वोल्टेज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं वो लिख रहा हूं, तो ध्यान रखना VBE। ये क्या बोलते हैं? इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज को क्या बोलोगे? VBE। और आउटपुट वोल्टेज VCE। आउटपुट टर्मिनल्स पर लगा रहे हैं, कलेक्टर और इमीटर पर आउटपुट लग रहे हैं, तो आउटपुट वोल्टेज को क्या बोलेंगे? VCE। अच्छा मैं आपको ये बता रहा था, ये 5 वोल्ट है, मान लो 1 वोल्ट यहां पर आया, तो यहाँ कितना? 4 वोल्ट हो गया या नहीं? तो आप मुझे एक चीज बताओ, ये कितने पर है? 0। तो ये पॉइंट कितने पर? पक्की बात है, ये पॉइंट होगा बच्चों कितने पर? +4 वोल्ट पर। ये बात क्लियर है? +4 पर हमारे पास है ये पॉइंट। अब बताइए, जैसे 10 वोल्ट है, मान लो 2 वोल्ट यहां पर आया। कितने वोल्ट? 2 वोल्ट। तो बताओ यहाँ कितना आएगा? 8। कलेक्टर मीटर के क्रॉस कितना? 8। ये कितने पर है? 0। तो ये पॉइंट +8। ये बात समझ में आ गई? अब चेक करते हैं बाइसिंग। बताइए जंक्शन का नाम बताओ। इनपुट जंक्शन बेस इमीटर, आउटपुट बेस कलेक्टर। अब बेस इमीटर चेक करते हैं, देखिए बताओ +4 और 0 में कौन है? ये हायर, तो ये P बैटरी के हायर, N बैटरी के कौन सी बाइसिंग? फॉरवर्ड। बेस इमीटर तो फॉरवर्ड है। अब बेस कलेक्टर को चेक करते हैं, बताओ +4 और +8 में कौन है? वो हायर, तो ये P बैटरी के, N बैटरी के। क्या रिवर्स हो गई? ऐसा तभी पॉसिबल है जब VCC शुड बी ग्रेटर देन VBB। तो ध्यान रखना, इनपुट फॉरवर्ड और आउटपुट रिवर्स रखने के लिए VCC शुड बी ग्रेटर देन VBB, और इसका मैन्युफैक्चरर जो होगा कुछ ऐसा काम कर देगा। अब देखिए करंट की डायरेक्शन की बात करते हैं। मुझे बताइए यहां से इमीटर से करंट चली, यहां पर कौन सी करंट आएगी? IE। कौन सी आएगी? IE। अच्छा बताओ IE इनकमिंग या आउटगोइंग जंक्शन से? आउटगोइंग। अच्छा अगर IE आउटगोइंग तो बाकी दोनों इनकमिंग, ताकि सम ऑफ इनकमिंग इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग। वो इक्वेशन हर जगह फुलफिल होनी चाहिए। IE बराबर IB प्लस, अगर IE आउटगोइंग तो बाकी दोनों इनकमिंग। ये इनकमिंग होगी। यहाँ कौन सी करंट? IB। ये IB। और यहाँ कौन सी करंट? IC। ऊपर नीचे, ताकि दिस प्लस दिस बराबर दिस। ये समझ में आया? सम ऑफ इनकमिंग IB प्लस IC बराबर सम ऑफ आउटगोइंग। IE यहां से चली, 2 पार्ट्स में ब्रेक हुई। इधर कौन सी जाएगी? IC। यहां कौन सी जा रही है? IC। और यहां कौन सी जाएगी? IB। समझ में आ रही है बात? अब देखिए इनपुट, ध्यान से सुनना फिर, इनपुट रेजिस्टेंस के क्रॉस से जो करंट फ्लो की जाती है ना, इनपुट रेजिस्टेंस को क्रॉस करके जो करंट जाती है उसको बोलते हैं इनपुट करंट। आउटपुट रेजिस्टेंस के क्रॉस जो करंट होकर जाती है उसको बोलते हैं आउटपुट करंट। तो बताइए इनपुट करंट कौन सी होगी? IB। आउटपुट करंट IC। वेरी गुड। अब देखिए VBB और VCC को बोलते हैं बाइसिंग वोल्टेज। क्या बोलते हैं? क्योंकि ये VBB इनपुट सर्किट को फॉरवर्ड बायस करती है और VCC आउटपुट सर्किट को रिवर्स बायस करती है, इसीलिए इनको बोला जाता है, ध्यान रखना, बाइसिंग वोल्टेज। तो कभी पूछू बाइसिंग वोल्टेज किसको? VBB और VCC। इनपुट वोल्टेज कौन सी? VBE। आउटपुट वोल्टेज VCE। इनपुट करंट IB। आउटपुट करंट, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस। ध्यान रहेगा? अब देखिए इमीटर तो है कॉमन, ये कॉमन है। अरे कुछ समझ में आ रहा है? ये तो कॉमन है। इनपुट कहां जा रहा है? इमीटर के रेफरेंस में। किस टर्मिनल पर? इमीटर के रेफरेंस में कहां इनपुट देंगे? बेस पर। इनपुट टर्मिनल्स पर इनपुट जाएगा। इमीटर के रेफरेंस में आउटपुट किस टर्मिनल पर? कलेक्टर। अरे कलेक्टर ही है ना, यहां पर आउटपुट आएगा। तो बताइए इनपुट किस टर्मिनल पर जाएगा? बेस। आउटपुट कहां लोगे? कलेक्टर। इमीटर के रेफरेंस में, ठीक है। देखो इमीटर का काम है चार्ज कैरियर को इमिट करना। कितने ही चार्ज कैरियर इमिट करे हमें कोई दिक्कत नहीं है।
हमारे पास मान लो इमिटर ने इमिट किए 100 इलेक्ट्रॉन। कितने इमिट किए? 100। आप मुझे क्या ये बता सकते हो बच्चों कि वर्किंग में भी आपने पढ़ा था 100 में से बेस रीजन में कितने जाते हैं? 5। 5 यहां पर रहेंगे बेस रीजन में। कितने रहेंगे? 5। ठीक है। तो कलेक्टर पे कितने पहुंचते हैं? 95। ये 95 कलेक्टर पर हमारे पास पहुंच जाएंगे। ठीक है। कॉमन क्या है बताओ? बेस। इमीटर, सॉरी, कौन सा क्या कॉमन है? इमीटर। इमीटर के रेफरेंस में किस टर्मिनल पर इनपुट जा रहा है? बेस। कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? 5। कलेक्टर के इमीटर के रेफरेंस में आउटपुट कहाँ आ रहा है? कलेक्टर में। कितने इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं? 95। इनपुट में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। आउटपुट में क्या करंट एम्पलीफाई होते हुए दिख रही है? इनपुट में कम इलेक्ट्रॉन के कारण करंट, तो आउटपुट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन के कारण करंट। क्या करंट एम्पलीफाई हो रही है? नहीं। वो कैसे होती है सब आगे की बात, अभी तो केवल इस डाटा से हमें दिख रहा है। इनपुट में तो 5 इलेक्ट्रॉन के करंट करंट फ्लो दिया, आउटपुट में 95 के कारण। ऐसा कैसे होता है? जब एप्लीकेशन पढ़ेंगे ना ट्रांजिस्टर्स एंड एम्पलीफायर, वहां पता पड़ेगा आपको। तो आप देखिए, अगर मैं यहां से 5 की जगह 10 इलेक्ट्रॉन एंटर करवाना चाहूँ, कितने इलेक्ट्रॉन इनपुट में? 10। तो यहाँ 100 के दो कितने करने पड़ेंगे? 200, क्योंकि 100 पे 5% होते हैं, तो 200 पे 10। 10 इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पर एंटर करेंगे। अच्छा, 200 में से अगर 10 बेस में जाएंगे तो वहां कितने पहुंचेंगे? 190। 190 हमारे पास पहुंच जाएंगे कहां पर? कलेक्टर पर। ये बात समझ में आई? अब जवाब दीजिए। ये बताइए बच्चों कि अगर मैं बेस करंट में थोड़ा सा भी चेंज करूं, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया डेल्टा आई बी, चेंज इन बेस करंट। किस ऑर्डर की होती है? माइक्रो एम्पियर। क्या आप ये बता सकते हो कि कलेक्टर करंट में लार्ज चेंज आ रहा है? ये कलेक्टर करंट में चेंज मतलब डेल्टा आईसी, किस ऑर्डर की? मिली एम्पियर। यहां माइक्रो में चेंज करूंगा इनपुट में, तो आउटपुट में मिली एम्पियर में चेंज आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा? तो एक लाइन हमारे पास आ रही है जो आपके बहुत आसान बनाएगी आगे समझने में, तो ये ध्यान रखना। मैं अगर कहूँ स्मॉल चेंज इन आईबी, बेस करंट में अगर थोड़ा सा चेंज करें, लार्ज चेंज इन आईसी, तो कलेक्टर करंट में मिली एम्पियर में लार्ज चेंज आएगा। क्या बोला मैंने? स्मॉल चेंज इन आईबी, लार्ज चेंज इन है। क्या बोला? बोलिए। स्मॉल चेंज इन आईबी, लार्ज चेंज इन है। यहाँ माइक्रो में तो वहां मिली एम्पियर में हमारे पास चेंज आएगा। ठीक है। तो ये टर्म्स मैंने आपको बताई है सर्किट की, तो मैं आपसे वापस पूछ रहा हूँ, ये टर्म्स आपको कम से कम पता होनी चाहिए, तो आगे कुछ ना कुछ समझ पाओगे। तो बताइए, वीबीबी और वीसीसी को क्या बोलते हैं? बायसिंग वोल्टेज। वेरी गुड। इनपुट वोल्टेज किससे रिप्रेजेंट? वीबीई। आउटपुट वोल्टेज? वीसीई। वेरी गुड। इनपुट रेजिस्टेंस? आरबी। आउटपुट रेजिस्टेंस? आरसी। आउटपुट करंट? आईसी, जो आउटपुट रेजिस्टेंस के क्रॉस फ्लो। इनपुट करंट? आईबी। क्लियर है सबको? वेरी गुड। अब इसके पॉइंट्स, कॉमन एमीटर के कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, आगे सबको ड्राइव करके बताऊंगा आपको, अभी तो केवल इस सर्किट से लिख रहा हूँ। ठीक है। अभी कहीं भी इनपुट नहीं लगाया, कहीं आउटपुट नहीं लिया, तो हमारे पास इन, अगर ऐसा होता तो कुछ ऐसा मिलता हमें। देखो किस तरह से, बाकी प्रूफ करके बताएंगे आगे ऐसा कैसे मिला। अभी लिख लेना, पहले समझ लो बच्चों, छापने में विश्वास मत रखो। कुछ पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट, इनपुट रेजिस्टेंस। और इनपुट रेजिस्टेंस होता है आपके पास, देखो इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस का ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा आता है। हम कभी भी ट्रांजिस्टर ओमिक डिवाइस या नॉन ओमिक, तो डायरेक्ट V बराबर IR अप्लाई नहीं कर सकते। क्या मैं एक छोटा सा पॉइंट लेके टेंजेंट ड्रॉ करके स्मॉल पार्ट के लिए डेल्टा V बाय डेल्टा I तो लगा सकता हूँ? वो स्ट्रेट की तरह बिहेव करेगा। तो कभी भी ध्यान रखना ट्रांजिस्टर में V बाय I मत करना, डेल्टा V बाय डेल्टा I। कोई भी टर्म डिफाइन करेंगे तो क्या करेंगे? डेल्टा V बाय डेल्टा। R होता है V बाय I, तो V बाय I नहीं क्या होगा? डेल्टा V बाय डेल्टा। अब आप लोगों का नंबर है बोलने का, तो बोलना। इनपुट रेजिस्टेंस आपको पता है, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट का रेशियो होगा। आपको ये भी पता है इनपुट वोल्टेज किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इनपुट करंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बताइए क्या लिखूं?
जो बोलेगा उसको ध्यान रहेगा, डेल्टा वी बी ई अपॉन डेल्टा आई बी। क्लियर है? इनपुट रेजिस्टेंस होता है चेंज इन इनपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन इनपुट करंट। ठीक है, तो क्या आप ये समझ में आ गया? कभी भी इनपुट रेजिस्टेंस न्यूमेरिकल में पूछे तो ध्यान रखना डेल्टा वीबी अपॉन डेल्टा आईबी की वैल्यू कैलकुलेट करनी। अगर ये समझ में आया तो फिर ये पॉइंट बताओ, आउटपुट रेजिस्टेंस क्या लिखो? डेल्टा वीसीई अपॉन डेल्टा आईसी। क्लियर है? चेंज इन आउटपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन आउटपुट करंट। तो फिर आप मुझे बता दीजिए थर्ड पॉइंट, यहां लिख देता हूं थर्ड पॉइंट। करंट गेन, या फिर इसको बोलते हैं करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। देखो, तीन कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर। कॉमन बेस का होता है अल्फा, कॉमन एमिटर जो आप पढ़ रहे हो इसका बीटा, और कॉमन कलेक्टर का गामा। इसका किससे रिप्रेजेंट करूं? कॉमन एमिटर का बीटा। किसी भी चीज में गेन निकालते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट। करंट गेन निकालना आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। वोल्टेज गेन निकालना आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। पावर गेन निकालना आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो बताइए करंट गेन कैसे निकालोगे? आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। तो आप जवाब देना, आउटपुट करंट कौन सी? आईसी। इनपुट करंट तो डेल्टा आई सी बाय डेल्टा आई बी। क्लियर है? ये होगा बीटा। डीसी एसी वैल्यू के लिए अगर चेंज हो रहा है ऐसा, और अगर डीसी वैल्यू के लिए लिखेंगे कोई चेंज नहीं होगा, आईसी अपॉन आईबी। ऐसे दोनों वैल्यू सेम आती है। एनसीईआरटी में इसके एक न्यूमेरिकल दे रखा है, अभी जब न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे तब बात करेंगे, दोनों वैल्यू सेम आती है। ठीक है, एसी वैल्यू हो डीसी वैल्यू, आपको तो ये ध्यान रखना है बीटा होता है डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, वोल्टेज गेन। ये सब कॉमन एमिटर के लिए लिख रहा हूं क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं, जो भी कुछ बनता है, सब इन पर पूछे जाएंगे, तो सब पॉइंट्स काम आएंगे। थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट, वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन, देखो वोल्टेज गेन को रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों पूरे चैप्टर में एवी से। वी मींस वोल्टेज, ए रिप्रेजेंट करेगा गेन। ठीक है, किसी भी चीज में गेन कैसे निकालते हो? आउटपुट अपॉन इनपुट। तो बताओ वोल्टेज गेन क्या लिखूं? डेल्टा वी सी ई अपॉन डेल्टा चेंज इन आउटपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन इनपुट वोल्टेज। क्या आप जानते हो V बराबर आई आर होता है? तो इसको क्या लिखूं? आउटपुट वोल्टेज होगा आउटपुट करंट आउटपुट रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट। क्या लिखूं? डेल्टा आई सी आर सी अपॉन डेल्टा आई बी आर। इनपुट वोल्टेज होगा इनपुट करंट और इनपुट रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट। क्लियर है? क्या आप ये बता सकते हो डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी? बीटा। तो बताओ वोल्टेज गेन बराबर बीटा टाइम्स आर सी बाय आर बी। क्लियर है? ये गेन तब मिलेगा जब हम इनपुट लगाएंगे और आउटपुट लेंगे। अभी कोई इनपुट आउटपुट नहीं लगा रखा, ऐसा कैसे आया? जब आपको एम्पलीफायर पढ़ाऊंगा तो वहां आपको समझ में आएगा कि ऐसा कैसे आता है, वहां ड्राइव भी कर देंगे आपके। ठीक है, वहां पर आएगा भी, बस इसलिए लिखा दिया ताकि वहां तक पहुंचते पहुंचते ध्यान रहे आपको फॉर्मूला। और ध्यान रखना, ये मैं आगे फिर आपसे फॉर्मूला पूछूंगा वोल्टेज गेन का बीटा की टर्म्स में। जिस भी बच्चे से पूछूं, अभी क्लियरली बोल रहा हूँ, ध्यान रखना है, पूछूंगा मैं। वो नहीं बता पाएगा कोई, जिस भी बच्चे से पूछूंगा तो ध्यान रखना, इसलिए कह रहा हूँ पूछूंगा। ठीक है ना? बता दोगे? नहीं बता पाओगे फिर कह रहा हूं मैं, ध्यान रखना। वोल्टेज गेन का फॉर्मूला क्या होता है? बीटा टाइम्स आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। ध्यान रखना, 3 बार बोला है मैंने, है ना? और जिस बच्चे से पूछूंगा नहीं बता पाएगा, फिर भी कह रहा हूं मैं, देखना। ठीक है ना? तुम ही ध्यान रखना। अच्छा, अब वोल्टेज गेन आ गया। अब आते हैं फिफ्थ, पावर गेन पे। हाँ बिल्कुल, पावर गेन। किसी भी चीज का गेन कैसे निकालते हो? आउटपुट अपॉन इनपुट। तो फटाफट बताइए, क्या P बराबर आई स्क्वायर आर होता है? तो क्या लिखो बताओ आउटपुट पावर? डेल्टा आई सी स्क्वायर आर सी अपॉन डेल्टा आई बी स्क्वायर आर बी। डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी का स्क्वायर। तो पावर गेन क्या हो गया? बीटा स्क्वायर आर सी बाय आर बी। पूछूंगा, ध्यान रखना, नहीं बता पाओगे ये भी। बता दोगे ना? एक्सेप्ट कर रहे हो ना? देख लेंगे, देखो। ठीक है, तो बीटा स्क्वायर आर सी बाय आर बी। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, कैसा लिखूं? ऐसा, बीटा और एक बीटा, इसको एक को अंदर और एक को बाहर लेके बीटा, ये क्या हो गया? वोल्टेज गेन। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं?
बीटा इंटू एवी। क्लियर है? तो ध्यान रखना, करंट गेन इंटू वोल्टेज गेन बराबर पावर गेन। क्या बोला बोली? करंट गेन इंटू वोल्टेज गेन बराबर पावर गेन। ध्यान रखना, न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे इन पे सब पे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, एक टर्म और है जो आपसे पूछी जाएगी, और वो होती है ट्रांस कंडक्टेंस, जिस पर न्यूमेरिकल आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है? और ट्रांस कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं जीएम से। तो इसे डिफाइन कर रहा हूं, ध्यान रखना है। कोई डिफाइन कर सकता है ट्रांस कंडक्टेंस क्या होती है? वेरी गुड। चेंज इन आउटपुट करंट में इनपुट वोल्टेज तो होता है, पर देखते हैं चेंज। अगर आपने कभी आईसी अपन वीबी डिवाइड कर दिया ना, तो आंसर नहीं आएगा, चेक करके देख लेना। कब आएगा? डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा वीबी। डेल्टा आईबी नहीं, डेल्टा वीबी। ध्यान रखना किस किस का रेशियो होता है? आउटपुट की तो करंट। ट्रांस कंडक्टेंस जो होती है ना, वो ट्रायोड के लिए डिफाइन की जाती है। आपके सिलेबस में नहीं है, पहले ट्रायोड पढ़ाया जाता था यहाँ। जैसे डायोड एक डिवाइस है ना सर, ट्रायोड होती है, उसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड, कैथोड और ग्रिड। तो एनोड कैथोड ग्रिड होता है तीसरा टर्मिनल, है ना? हाँ बोलो बोलो, अपने मन की भाव। फिर भी क्वेश्चन है? हाँ तो कोई बात नहीं, उसका डिफाइन इसके लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप। तो हमारे पास केवल डिफाइन किया जा रहा है, ध्यान रखना। तो आपको बस डेफिनेशन पता होनी चाहिए किस किस का रेशियो होता है। तो ध्यान रखना, आउटपुट की तो करंट और इनपुट का वोल्टेज में चेंज का रेशियो। क्या बोला? आउटपुट की करंट और इनपुट में वोल्टेज में चेंज का रेशियो। तो क्या लिखूं बोलिए? डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा वीबी। आउटपुट की करंट और इनपुट में वोल्टेज में चेंज का रेशियो। अच्छा बताओ, इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ? अच्छा, ये तो लिखा हुआ है ही। अगर मैं इसमें डेल्टा आई वी का डिवाइड लगा दूं, तो ये तो क्या हो गया? बीटा। ठीक है? और ये क्या हो गया? फर्स्ट पॉइंट देखो, आर इन हुआ या नहीं? ये इनपुट रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो बीटा और आर इन कभी दे रखा हो, तो ये भी आपके पास जीएम ही होगा। कुछ समझ में आई बात? यहां तक जितनी स्पीड से छाप सकते हो छापें। अब तो थोड़ा ज्यादा ठंडा हो गया। ओके, नहीं हुआ क्या? बच्चों ज्यादा नहीं सीख गए आप लोग? अच्छा नोट करिए फटाफट, कोई पॉइंट रह नहीं जाए, बातों में ध्यान रखना। और ये घर जाके तुरंत रिवाइज कर लेना। मैं अभी मिटाना स्टार्ट करूंगा तो मजा आएगा, इसलिए ध्यान रखना जो बच्चे बातें कर रहे हैं ना। सबसे पहले तो डायग्राम कंप्लीट कर लेना ढंग से। हाँ बेटा, बिल्कुल, वेरी गुड। क्योंकि करंट गेन जो होता है ना, वो तो यूनिटलेस होता है। किसी भी चीज का गेन ध्यान रखना यूनिटलेस होता है। आउट, जैसे करंट गेन है, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, एम्पियर से एम्पियर कट जाएगा, यूनिटलेस। कोई भी गेन यूनिटलेस। ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का इनवर्स क्या होता है? ओम इनवर्स या महू। बिल्कुल।
सब कुछ लिख लो जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं आए घर पे। और किसी का अगर कुछ छूट गया है यहाँ से, तो फोटो खींच लो इसका एक, क्योंकि सबसे ज्यादा काम यही सर्किट आएगा आगे। स्पीड बढ़ाओ बच्चों। डायग्राम कंप्लीट होके पॉइंट्स पे आ जाना चाहिए अभी तक आपको। ट्रांस कंडक्टेंस बेटा होता है चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन चेंज इन इनपुट वोल्टेज, ऐसा डिफाइन हो रहा है ना डेफिनेशन। चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन चेंज इन इनपुट वोल्टेज। इतना ठंडा हो गया, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो भी कम नहीं हो रहा है। और गर्मी तो होने लग गई बच्चों। आप बाहर से आते होंगे, आपको पता पड़ता होगा। जबरदस्त गर्मी होने लग गई दिन में तो। हम्म। हो गया कंप्लीट। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं बच्चों, 5 मिनट हो गए आपको नोट करते हुए। बेटा इधर 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 इधर, बालक बालक बालक। क्या चीज? ये कब पूछेंगे? वो आएगा एक दिन ऐसा।
हो गया बच्चों? अब समझिए ध्यान से। नेक्स्ट, अब आपको ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आपके पास डायग्राम बना हुआ है। अब आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ध्यान से देखना। नेक्स्ट हेडिंग लिखो ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सारे पॉइंट्स हो गए। यहां तक तो हो गया। ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट हमारे पास है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, अब ढंग से सुनना बच्चों, अगर एनसीईआरटी की एक एक लाइन समझनी है ना, तो पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पर रखना और घर जाकर रीडिंग मार लेना। कैरेक्टरिस्टिक्स वैसे तो प्रैक्टिकली ड्रॉ किए, क्यों डिफाइन किया है, कैसे डिफाइन किया है, कब किसको क्यों कांस्टेंट रखा, हर चीज का रीजन बता रहा हूँ, समझना। सबसे पहले इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको ये डायग्राम नहीं बनाना है, आपके पास डायग्राम ये बना हुआ है बच्चों, ठीक है ना। ये है बेस रीजन, बेस रेजिस्टेंस आरबी, और यहाँ पर माइक्रो एमीटर की लगा हुआ है, माइक्रो एम्पियर में करंट, यहाँ माइक्रो में करंट मिल रही थी आईबी, ये वेरिएबल यहाँ पर वीवीबी, और ये वीसीसी वेरिएबल। यहाँ पर मिली एमीटर मिली एम्पियर में करंट नोट करेगा, और यहाँ पर ये वोल्टेज है वीबीई। और हमने लिया है बच्चों सिलिकॉन का ट्रांजिस्टर, कौन सा लिया है, सिलिकॉन। और सिलिकॉन के लिए वीबीई की वैल्यू मिनिमम 0.7 वोल्ट। अरे पी और एन जंक्शन के बीच में एक डिप्लीशन लेयर होगा नहीं होगा, पीएन जंक्शन में ना, और ये डिप्लीशन लेयर अगर हमारे पास है पीएन जंक्शन में, तो बेस और एमिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होता है, बेस एमिटर वोल्टेज, इस पीएन जंक्शन का मिनिमम बैरियर कितना होता है, 0.7। जर्मेनियम के लिए 0.3। कुछ याद आ रहा है? अब समझिए ध्यान से। सबसे पहले बात करते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर बात करते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की। सेकंड है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए हमारे पास वैसे प्रैक्टिकल सर्किट जो इसका डायग्राम होता है, तो एनसीईआरटी का डायग्राम है, हमारे पास कुछ इस तरह से होता है प्रैक्टिकल सर्किट डायग्राम की अगर बात करें। इनपुट का मैं आपको बता देता हूँ, आउटपुट भी सिमिलर इस तरह से होगा। ये एक की है, ये रियोस्टेट RH1, ये बेस एमिटर के क्रॉस वोल्टेज VB। अगर मुझे कभी भी VB को चेंज करना है, तो VB हमारे पास चेंज होगा बच्चों यहाँ से VBB से, और VBB चेंज किया जाता है रियोस्टेट पर इस की को मूव करके। रेजिस्टेंस में वेरिएशन के अकॉर्डिंग VBB चेंज होता है और VBB से VBE चेंज होता है। ऐसे ही
आउटपुट में भी ऐसे रियोस्टेट RS2 से VCC चेंज होगा और VCC से कौन चेंज होगा, VC। हमारे पास अगर इनपुट और आउटपुट में बात करें तो टोटल वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं बच्चों 4। कितने वेरिएबल, 4। 2 इनपुट में और 2 आउटपुट में। देखो इनपुट में जो वेरिएबल्स होते हैं वो होता है इनपुट वोल्टेज VB और इनपुट करंट IB। आउटपुट वेरिएबल्स होते हैं आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट IC। टोटल इनपुट और आउटपुट में मिला के कितने वेरिएबल, 4। अब ध्यान से सुनना, ये टर्मिनल कौन सा है, कलेक्टर। अरे कौन सा है, कलेक्टर। ये कलेक्टर और ये क्या है, बेस। तो क्या यहाँ पर कलेक्टर बेस वोल्टेज होगा या नहीं, होगा या नहीं होगा। जवाब देना बच्चों। ये क्या है, VC। क्या है, VC। VC को क्या लिख सकता हूँ, VBE प्लस VCB लिख सकता हूँ। क्या बोला मैंने, VCE इज इक्वल टू VBE प्लस VCB। क्लियर है, क्या क्यों हंस रहे हो बेटा, समझ लो, नहीं तो ध्यान रखना घर पे वाकई NCERT देख के मुस्कुराओगे फिर। सुनना ध्यान से। ये बात समझ में आई, ये सब NCERT के पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, खुद समझोगे, नहीं समझ में आएगा एक भी पॉइंट ध्यान रखना, तो कंसंट्रेशन रखना। VC बराबर VB प्लस VCB। VB की जो वैल्यू है, मिनिमम बैरियर कितना होता है, 0.7। 0.7 से ज्यादा भी हो सकता है, मिनिमम कितना होता है, 0.7। इस PN जंक्शन का जो बैरियर हमारे पास होता है 0.7 प्लस VCB। ये होता है हमारे पास VC की वैल्यू। अब देखिए ध्यान से सुनना, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स रो होते हैं इनपुट वेरिएबल्स में। इनपुट वेरिएबल कौन, जो पूछ रहा हूं जवाब देते रहो, VB और IB। और आउटपुट वालों को क्या रखा जाता है, कांस्टेंट। क्या रखते हैं, कांस्टेंट। जब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ किए जाते हैं तो ग्राफ बनता है इनपुट वेरिएबल्स में, आउटपुट वालों को क्या रखते हैं, कांस्टेंट। जब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ होते हैं तो आउटपुट वेरिएबल्स में ग्राफ होता है और इनपुट वालों को कांस्टेंट। ये ध्यान रहेगा। अब सर जब इनपुट वेरिएबल्स में ग्राफ है तो इनपुट वेरिएबल्स में ग्राफ है तो आउटपुट वालों को क्या रखते हैं, कांस्टेंट। आउटपुट में इन दोनों में से किसी एक को कांस्टेंट रखा जाता है, दूसरे को नहीं। ऐसा क्यों, उसकी बात अभी आगे करते हैं। देखो पहले बताओ, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ होते हैं इनपुट वेरिएबल में। इनपुट वेरिएबल बोलो, VBE। और इनपुट करंट IB किस ऑर्डर की होती है, माइक्रो एम्पियर ऑर्डर की हमारे पास होती है। ठीक है। आउटपुट वेरिएबल्स, अच्छा इनपुट ग्राफ बनता है इनपुट वेरिएबल्स में और आउटपुट वालों को क्या रखते हैं, कांस्टेंट। अच्छा आउटपुट वेरिएबल कौन, VC और IC। तो इनको, इनमें से किसी एक को क्या रखेंगे, कांस्टेंट। NCERT किसको कांस्टेंट बोलती है, किसको, VC कांस्टेंट। ध्यान रखना कौन कांस्टेंट रखा गया है और अभी बताएंगे क्यों। क्यों का कारण मैं बता दूंगा कि VC कांस्टेंट क्यों, IC को क्यों नहीं। पहले तो आपको ये तो पता होना चाहिए किस किस के बीच में ग्राफ बन रहा है और कौन कांस्टेंट है, क्यों वो अभी बात करते हैं। तो ध्यान रखना, NCERT ने डिफाइन किया, आपके लिखा रहेगा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ फ्लोटेड बिटवीन इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज शुड बी कांस्टेंट। पहले तो ये पता होना चाहिए आउटपुट वोल्टेज, ये तो पता है ना किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, VC। अब देखिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, किसमें बनेगा, आउटपुट वेरिएबल्स। किसमें बनेगा, बताओ आउटपुट वेरिएबल, VCE और IC। IC किसमें होती है, मिली एम्प। और अगर आउटपुट वेरिएबल्स में ग्राफ बनता है तो इनपुट वालों को क्या रखता है, कांस्टेंट। किसको कांस्टेंट रखता है NCERT, VB या IB। NCERT ने इसमें IB को कांस्टेंट रखा है। क्या डेफिनेशन दे रखी है आपके NCERT में, ग्राफ फ्लोटेड बिटवीन आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट, इनपुट करंट शुड बी कांस्टेंट। अब ऐसा क्यों, समझिए। देखो हमारे पास, हमने कहा है जो VC की जो वैल्यू है वो 0.7 से क्या होनी चाहिए, ज्यादा। देखो 0.7 से क्या आ रही है, प्लस। ऐसा क्यों सर, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड टू ऑब्टेन द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हेन ट्रांजिस्टर इज इन एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन में मतलब एक्टिव रीजन में ही वोल्टेज एम्पलीफाई करता है, तो उसी रीजन में हम कैरेक्टरिस्टिक्स शो करना चाहते हैं। तो आप मुझे बताइए एक्टिव रीजन में ऐसा तभी हो पाएगा जब VCE की जो वैल्यू है वो 0.7 से क्या हो, ज्यादा। देखो कैसे, ये मैंने लिया 0.7, ये 0.7 है VB, ये 0 पर, तो ये पॉइंट कितने पर है, 0.7। और VC की जो वैल्यू है वो 0.7 से क्या होनी चाहिए, ज्यादा।
प्रैक्टिकली तो 1 वोल्ट रखा जाता है, ये 0 पर है तो ये 0.8 ले लेते हैं, 0.7 से ज्यादा मान लो ये 0.8, प्रैक्टिकली 1 वोल्ट रखा जाता है, ध्यान रखना। बताओ 0.7 और 0 में कौन है? 0.7, ये हायर तो ये पी बैटरी के हायर, एन बैटरी के। क्या बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड हो रही? ये फॉरवर्ड है। अब बेस कलेक्टर को चेक करते हैं, बताओ 0.7 0.8 में कौन है यार? ये हायर तो ये पी बैटरी के लोअर, एन बैटरी के। क्या बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स है? ऐसा तभी पॉसिबल है जब वीसी की वैल्यू 0.7 से क्या हो ज्यादा, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए। क्योंकि हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करना चाहते हैं, ट्रांजिस्टर का काम होता है वोल्टेज एम्पलीफिकेशन का, वोल्टेज एम्पलीफाई करे, और वहीं पर हम वो एक्टिव रीजन में ही कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करना चाहते हैं। अब देखो इनपुट सर्किट को देखना, मैं ये चाहता हूं वीबी, अब ढंग से सुनना, मैं चाहता हूं वीबी चेंज करूं और आईबी में चेंज हो, आईबी में किसी और के कारण चेंज नहीं होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है, मैंने क्या बोली, मैं क्या चाहता हूं वीबी चेंज करूं। बोलोगे तो घर पर रिवाइज कर पाओगे लाइंस, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखना। बोलो मैं क्या चाहता हूं वीबी चेंज करके आईबी में चेंज देखना, आईबी में किसी और के कारण चेंज नहीं होना चाहिए। वापस बोलो क्या बोला? वीबी चेंज करके आईबी में चेंज देखना, आईबी में किसी और के कारण चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? ऐसा मैं चाहता हूं। आईबी में जो चेंज देखना चाहता हूं मैं केवल और केवल वीबी के कारण देखना चाहता हूं और किसी के कारण नहीं। अच्छा बताइए, इनपुट सर्किट देखिए, आउटपुट वाले को भूल जाओ, इस वाले को देखो। इनपुट सर्किट में आप दिख रहा है पी किससे कनेक्ट? बैटरी के पॉजिटिव, एन बैटरी के। क्या मैं कह सकता हूं पी एन जंक्शन डायोड ऐसा फॉरवर्ड बायस की तरह बिहेव कर रहा है? तो इनपुट जंक्शन हमारे पास फॉरवर्ड बायस की तरह बिहेव कर रही है। फॉरवर्ड बायस का ग्राफ आप लोगों को पता है, क्या ऐसा ग्राफ आया था? पर ये वीसी की किस वैल्यू पर? कांस्टेंट। अभी ये कांस्टेंट क्यों, अभी समझाऊंगा इसको। ये ग्राफ जब समझ में आएगा ना, फिर इससे इस पर आऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि वीसी कांस्टेंट क्यों। अभी मान लो वीसी कांस्टेंट। अच्छा बताओ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक किस किस के बीच में ड्रॉ होते हैं? आउटपुट वेरिएबल, आउटपुट वेरिएबल वीसी और आईसी। कांस्टेंट किसको? आईबी, आईबी को कांस्टेंट। अभी बताते हैं ऐसा क्यों। अच्छा आउटपुट जंक्शन कौन सी बायसिंग? रिवर्स। क्या रिवर्स बायस का ग्राफ आपको पता है? क्या रिवर्स बायस का ग्राफ ऐसा आया था? ये हमारे पास ग्राफ भी है, बस क्वाड्रेंट चेंज हो गया, ग्राफ तो बिल्कुल सेम शेप आती है आपके पास। ये शेप भी पता होना चाहिए, इस शेप का ग्राफ आएगा रिवर्स। पर ये किसकी कांस्टेंट वैल्यू पर? आईबी, आईबी कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे मैंने ले लिया आईबी फिक्स, मान लो 10 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, मैं चाहता हूं, क्या बोला था मैंने वहां पर, बोली वीसी चेंज करके आईसी में चेंज देखना, आईसी में किसी और के कारण चेंज नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई बात? केवल आईसी में चेंज किसके कारण देखना चाहता हूँ? वीसी। अब बताइए अगर मैं यहाँ आईबी को चेंज कर दिया इनपुट में, तो आप जानते हो स्मॉल चेंज इन आईबी, लार्ज चेंज इन, क्या बोला? स्मॉल चेंज इन आईबी, लार्ज चेंज इन आई। अगर मैं आईबी में या माइक्रो में थोड़ा सा भी चेंज करूंगा तो आईसी में मिली एम्पियर में चेंज आएगा, आएगा या नहीं? ये थोड़ी सी चेंज करोगे 10 से 20, तो क्या ये मिली एम्पियर में चेंज होगी? ये चेंज हो जाएगी। कौन चेंज हो रही है? पर आपने क्या बोला था अभी, आप आईसी में चेंज केवल किसके कारण? वीसी के कारण। क्या आईबी भी आईसी को चेंज कर रहा है? इसीलिए आईबी को यहाँ क्या रखा है? कांस्टेंट। क्लियर है? इसीलिए हमने यहाँ आईबी को रखा है कांस्टेंट। अब वीसी चेंज करते रहो और आईसी में चेंज देख लो, क्योंकि आईबी तो फिक्स कर दिया। कैसे? देखो जैसे वीसी 1 वोल्ट लिया, आईसी नोट कर लो प्रैक्टिकली, बने तो प्रैक्टिकल ग्राफ है, हम समझ रहे हैं ऐसा क्यों कांस्टेंट रखा है। वीसी 2 वोल्ट लो, यहाँ पर आईसी नोट कर लो। वीसी 3 वोल्ट लो, आईसी नोट कर लो आपके पास। तो वीसी बढ़ाते जाओ, आईसी हमारे पास इंक्रीज होता जाएगा। किसको बढ़ा रहा हूं मैं? वीसीई। कौन बढ़ रहा है? आईसी। किस में? मिली एम्पियर में हमारे पास आईसी इंक्रीज होता जाएगा। अरे होगा या नहीं? डिफरेंट वीसी की वैल्यू पर क्या डिफरेंट आईसी मिल रहा है या नहीं? पर आईबी तो तीनों वैल्यूज के लिए क्या है? सेम। आईबी में चेंज नहीं किया हमने। क्लियर है? आईबी के एक पर्टिकुलर वैल्यू पर वीसी डिफरेंट लिया और आईसी में चेंज देखा। अब जो आईसी में चेंज आ रहा है वो केवल और केवल किसके कारण आ रहा है? वीसी के कारण, क्योंकि तीनों वैल्यूज के लिए आईबी क्या है? कांस्टेंट। कुछ समझ में आई बात? सर आपने ये बोला कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं आउटपुट वेरिएबल्स में, और इनपुट वालों को क्या रखते हैं? कांस्टेंट। ये तो समझ में आ रही बात?
सर ये तो बात समझ में आ गई कि आईबी कांस्टेंट रखा। सर एनसीईआरटी ने वीबी कांस्टेंट क्यों नहीं बोला? ध्यान से सुनना, वीबी कांस्टेंट क्यों नहीं बोला, अब समझिए। अब मैं वापस पर आता हूँ इस पॉइंट को समझाने के लिए। मैं क्या समझा रहा हूँ वापस सुनना। एनसीईआरटी कहती है कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट, इनपुट करंट शुड बी कांस्टेंट। ये तो समझ में आ गया। आईबी कांस्टेंट क्यों? अरे ये भी नहीं आया क्या? क्योंकि हम आईसी में चेंज केवल किसके कारण? वीसी। पर आप जानते हो अगर आईबी चेंज करूंगा तो स्मॉल चेंज इन आईबी, लार्ज चेंज इन। क्या आईसी को आईबी भी चेंज कर देगा? पर मुझे आईसी में चेंज केवल किसके कारण देखना है? वीसी की, इसीलिए आईबी कांस्टेंट। सर ये तो समझ में आ गया कि आईबी कांस्टेंट। सर एनसीईआरटी ने वीबी कांस्टेंट क्यों नहीं बोला? तो सुनिए ध्यान से देखना, बताओ मुझे। वीबी की वैल्यू में ले रहा हूं मान लो 0.1। वीबी की वैल्यू कितनी? 0.1। बताओ आईबी कितना है इस पे? 0। अरे 0.1 पर कितना मिल रहा है? 0। 0.2 पे? 0.25 पे? 0। 0.3 उसके होता है सिलिकॉन का, 0.3 के बाद करंट फ्लो होगी मान लो। तो अगर मेरे पास आईबी 0.2 है, आईबी कितना? 0। क्या हर वीबी की वैल्यू पर आईबी मिलेगा क्या आपको? वापस सुनना क्या बोला, हर वीबी की वैल्यू पर आईबी नहीं मिलेगा। तो अगर आपने वीबी कांस्टेंट बोला तो ये बालक तो मान लो 0.2 ले लेता है वीबी, इसको क्या पता कुछ भी ले सकता है। अगर वीबी 0.2 लिया तो बताओ वीबी 0.2 पर आईबी कितना? 0। और अगर आईबी ही नहीं है तो स्मॉल चेंज इन आईबी, लार्ज चेंज इन है तो आईसी कितना? 0। ट्रांजिस्टर क्या कोई काम करेगा क्या? क्या आप कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर पाओगे? इसीलिए हर वीबी की वैल्यू पर आईबी नहीं होता है। इसीलिए एनसीईआरटी ने, अच्छा बताओ, हर वीबी की वैल्यू पर आईबी नहीं होगा। पर एक चीज बताओ, अगर मैंने कह दिया आईबी है, भले ही बहुत कम हो, 0.00001 हो, अगर आईबी है तो क्या आईसी होगा? क्योंकि स्मॉल चेंज इन आईबी, लार्ज चेंज इन है। तो आप बताइए वीबी कांस्टेंट कहना सही है आईबी को? समझ में आई बात? वापस सुनना क्या कहा, हर वीबी की वैल्यू पर आईबी नहीं मिलेगा, हर वीबी की वैल्यू पर आईबी नहीं मिले, पर अगर आईबी है तो आईसी होगा। इसीलिए आईबी कांस्टेंट कहना सही है वीबी आईबी। ये समझ में आई बात? अच्छा, ये तो समझ में आ गया सर कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, आउटपुट वेरिएबल्स में इनपुट वाला को कांस्टेंट और इनपुट में भी किसको कांस्टेंट? आईबी को। वीबी पे क्यों नहीं बोली तो मैंने क्या बोला, घर पर रिवाइज करोगे तो काम आएगा, बोलिए। क्योंकि हर वीबी की वैल्यू पर आईबी नहीं मिले, पर अगर आईबी होगा तो आईसी होगा, इसीलिए आईबी कांस्टेंट कहना सही है वीबी आईबी। अच्छा, अब इस वाले ग्राफ पर आते हैं, बस ये बताना मुझे वीसी कांस्टेंट क्यों, बताइए। मैं चाहता हूं वीबी चेंज करके किसमें चेंज देखना? आईबी। आईबी में किसी और के कारण चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। वीबी को चेंज करके आईबी में चेंज देखना चाहता हूँ, आईबी में किसी और के कारण चेंज नहीं होना। अच्छा बताइए, अगर मैं यहाँ वीसी इंक्रीज करूंगा, किसको इंक्रीज करूं? वीसी। तो वीसी इंक्रीज करूंगा तो कौन इंक्रीज होगा? आईसी। आईसी में लार्ज इंक्रीज होगा तो आईबी में क्या माइक्रो एम्पियर में इंक्रीज होगा? होगा नेग्लिजिबल पर होगा। देखो आप ऐसे देखो, बताओ इनपुट से आउटपुट पर जा रहा हूँ, स्मॉल चेंज इन आईबी, लार्ज चेंज इन आई, क्या बोला? स्मॉल चेंज इन आईबी, लार्ज चेंज। आउटपुट से इनपुट पे जाओ, लार्ज चेंज इन आईसी, स्मॉल चेंज इन है। स्मॉल चेंज हुआ पर हुआ तो सही। यहाँ मिली में बढ़ाओगे तो ये क्या में बढ़ेगा? माइक्रो। क्या आईबी चेंज हुआ या नहीं? पर मैं यहाँ आईबी में केवल और केवल किसके कारण चेंज नहीं रखना चाहता? वीबी। इसीलिए वीसी को क्या रखा है? कांस्टेंट। क्योंकि अगर वीसीई कांस्टेंट है तो आईसी कांस्टेंट, और अगर आईसी कांस्टेंट तो आईबी भी कांस्टेंट। कुछ समझ में आई बात? तो सर आपने ये तो बता दिया कि यहाँ वीसी कांस्टेंट रखा, यहाँ आईसी को कांस्टेंट क्यों नहीं रखा? क्योंकि वीसी के कारण आईसी होता है या आईसी के कारण वीसी? आईसी के कारण वीसी के कारण आईसी। समझ में आ गई बात? इसीलिए यहाँ किसको कांस्टेंट रखा है? वीसी। कुछ समझ में आई बात? वापस सुनना क्या कहा। मैं चाहता था वीबी चेंज करके किसमें चेंज देखना? आईबी में। ऐसे तो प्रैक्टिकली ड्रॉ हम तो देख रहे हैं किसको क्यों कांस्टेंट किया, क्यों डिफाइन किया। बताओ वीबी को चेंज करके आईबी में चेंज देखना, आईबी में किसी और के कारण चेंज नहीं होना था। पर अगर आपको पता है, अगर मैं आउटपुट में वीसी इंक्रीज करूंगा तो कौन इंक्रीज होगा? आईसी। आईसी में लार्ज चेंज, आईबी में स्मॉल चेंज। क्या आईबी चेंज हुआ या नहीं? किसके कारण? वीसी के कारण। पर मैं आईबी में चेंज केवल किसके कारण देखना चाहता हूँ? वीबी। इसीलिए वीसी
कांस्टेंट। क्लियर है? ये ग्राफ जो हमारे पास होता है ये देता है आपके इनपुट रेजिस्टेंस, चेक करके देख सकते हो। पॉइंट लेके टेंजेंट ड्रॉ करो, स्मॉल डेल्टा आई बी और ये डेल्टा वी बी, और ये देगा कोई भी एक पॉइंट पर अगर आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे आर इन डेल्टा वी बी अपॉन डेल्टा आई बी। और आप सब जानते हो इनपुट रेजिस्टेंस कि कांस्टेंट क्या है, वीसीई कांस्टेंट। ठीक है, ये देता है आपको आउटपुट रेजिस्टेंस बच्चों। ये क्या देता है? आउटपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है? चेंज इन आउटपुट वोल्टेज अपन किसी भी एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करके अगर निकालोगे ना स्लोप, तो डेल्टा आई बी अपॉन डेल्टा वी बी 1/r वो हो जाएगा डेल्टा वी बाय डेल्टा आई। बताया था ना आपको। आउटपुट रेजिस्टेंस चेंज इन आउटपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन आउटपुट करंट, तो मतलब डेल्टा वीसीई अपॉन डेल्टा आई, और कांस्टेंट क्या है? आई भी हमारे पास रहेगा कांस्टेंट। कुछ समझ में आई बात? केवल आपको ये ध्यान रखना है ग्राफ की शेप किस किस के बीच में बन रहा है और कौन कांस्टेंट है। एग्जाम में क्या करेगा, कह देगा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए करेक्ट ऑप्शन, तो आपको ये पता होना चाहिए वीसी और आईसी में बनता है आईबी कांस्टेंट। वो कर देगा कभी वीबी और आईबी, यहाँ आईसी कांस्टेंट, वीसी और आईसी, वीबी कांस्टेंट, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको ये पता होना चाहिए किस किस के बीच में बन रहा है और कौन कौन। कुछ समझ में आ रही है? नोट कर लो, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। घर पे जाके रीडिंग जरूर मार लेना। बंद कर दूं? घर जाके जरूर